आफ्टर मास्टर नो कोई भी रेडी नहीं था कि मैं बॉम्बे में रहूं और आगे आर्ट प्रैक्टिस कंटिन्यू करूं। ना ही मेरे ससुराल की फैमिली से और ना ही मेरे मायके की फैमिली से। मेरी शादी तय कर दी मेरे घर वालों ने, जो कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। मैंने बोला कि अभी तो मेरी पढ़ने की एज है, अभी नहीं करना चाहती शादी, बट उन लोगों ने बोला नहीं। मास्टर करते करते ही फैमिली का प्रेशर आने लगा, क्योंकि मैं एक यूपी की फैमिली से हूँ और मास्टर करते करते आई गॉट प्रेग्नेंट। लेकिन मेरी फैमिली ने बोला कि अगर जो तुम बॉम्बे जा रही हो, आर्ट प्रैक्टिस के लिए जा रही हो, तो तुम अपना खर्चा खुद चलाओगी, हम लोग घर से कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। और एक छोटा बच्चा हाथ में लेके 3-4 महीने का, और सोचो कि क्या कर सकती हो, तो सबसे पहली डिफ़िकल्टीज तो यहीं से शुरू हो जाती है। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि अब मैं मसाज कर रही थी और बेल बजा कचड़े के लिए। मैं किसी को दे तो नहीं सकती थी कि मतलब, तो देव को पेट के बल ऐसे लिटा दिया, और लिटाने के बाद एंड मैं कचरा लेके बाहर चली गई और टक से हवा बजी और दरवाज़ा लग गया। बाप रे। अब देव अंदर बंद और मैं बिना चाबी के बाहर। तो वो सिचुएशन में ती एक अशी धाडसी आई आहे जिचा कलाकार म्हणून प्रवास अजिबात सोपा नव्हता. तिच्या हातात फक्त 3 महिन्यांचं बाळ होतं आणि डोळ्यात एक स्वप्न. घरच्यांचा विरोध, एकटीची लढाई, पण त्या संघर्षातून जन्म झाला एका नॅशनल आर्टिस्टचा. आज आपण बोलणार आहोत श्वेता राय यांच्या प्रेरणादायी प्रवासाबद्दल. श्वेता, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं लोकमत सखीच्या सुपर सखी या कार्यक्रमामध्ये. नमस्कार, थैंक यू सायली अँड लोकमत सखी फॉर इन्व्हाइटिंग मी हिअर टू नो माय जर्नी. श्वेता, तुमचा प्रवास खूप उंचीवर आहे आणि या उंचीवर पोहोचण्यासाठी प्रत्येकाला स्ट्रगल आहे, कोणालाच ते स्ट्रगल चुकलेलं नाही. पण तुमच्या ह्या स्ट्रगलची सुरुवात किंवा तुमच्या ह्या प्रवासाची सुरुवात कशी झाली आणि आज तुम्ही मागे वळून बघताना कसं वाटतंय? मुझे ऐसा लगता है कि सबकी जर्नी में स्ट्रगल तो होता ही है, ख़ास तौर से एक महिला के जर्नी में। तो मेरी भी जर्नी में काफ़ी स्ट्रगल रहा है, और बिना स्ट्रगल के तो मुझे नहीं लगता है कि आज कोई भी आगे बढ़ पाता है। मेरी शुरुआत आर्ट सीखने की इच्छा मेरी हुई जब मैं 12th की एग्ज़ाम दे रही थी, परीक्षा दे रही थी, और वहाँ पे जबकि मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ या कुछ आर्ट की जर्नी होगी, बट कुछ करने की इच्छा थी, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, मुझे अपना नाम बनाना है, खुद एक इंडिपेंडेंट एक महिला बनना है करके मैं हमेशा ये चाहती थी। छोटे पर से ही लगता था कि मेरी अपनी दुनिया हो, मैं जो चाहूँ वो कर पाऊँ, क्योंकि मैं यूपी से हूँ और यूपी में हर चीज़ के लिए औरतों को एक तो परमिशन लेना पड़ता है, या जो घर के लोग कहते हैं वही करना पड़ता है, चाहे वो बहुत एजुकेटेड फैमिली से कोई हो या जॉब करती हुई महिला हो। मतलब कोई ना कोई उसका आगे बताने वाला होता ही है कि ऐसे रहो, ऐसे करो, वैसे करो। और मुझे हमेशा से फ्रीडम पसंद था, और मुझे लगता था कि कुछ ऐसा करूँ जिसमें अपनी ज़िंदगी को मैं अपने तरीके से जी पाऊँ। तो जब मैं 12वीं का एग्ज़ाम दे रही थी, वहाँ पे मैंने किसी को देखा आर्ट करते हुए। वहाँ एक यंग टीचर थे जो एग्ज़ाम के टाइम में जो गाइड करते हैं, वो गाइड भी कर रहे थे और बैठे बैठे चित्र बना रहे थे। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि क्या इतना यंग टीचर कोई कैसे हो सकता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि फ़ाइन आर्ट्स करके वो आए हैं और उनका अभी ज्वाइनिंग हुआ है नहीं। तो तब मेरे दिमाग में आया कि सर, मैं भी ये कर सकती हूँ क्या, आर्ट पढ़ सकती हूँ क्या, मुझे भी कुछ बनना है। तो उस टाइम तो मेरी इच्छा सिर्फ टीचर बनने तक की थी, कि मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो मुझे पसंद है, मैं उसमें आगे बढ़ूँ और टीचिंग में आ जाऊँ। मैंने सर को कन्विंस किया कि क्या मैं ये पढ़ाई कर सकती हूँ, आप मुझे हेल्प करोगे क्या। तो उस टाइम एक यूपी के एनवायरनमेंट में अगर जो कोई यंग टीचर है और कोई 12th क्लास की लड़की भी हेल्प मांग रही है, तो इतना इजी नहीं था उनके लिए भी कि आगे आके मुझे हेल्प कर सके या पर्सनली मुझे गाइड कर सके।
तो उन्होंने बोला कि आप अपनी फैमिली में बात करो, अगर जो फैमिली चाहती है तो मैं हेल्प कर दूंगा। तो उनका नाम राजकुमार सिंह था, वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। उनको कैंसर हुआ था जिस वजह से वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। तो उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, जबकि मुझे कुछ पता नहीं था कि फाइन आर्ट्स करके ऐसा कोर्स होता है और आर्ट की पढ़ाई होती है, लोग आर्टिस्ट बनते हैं। और मुझे ये बात रिसेंटली रियलाइज़ हुआ है कि ये सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे शहरों में भी लोगों को इस बारे में बहुत कम अवेयरनेस है कि आर्टिस्ट की पढ़ाई होती है, आर्टिस्ट जैसा भी कुछ प्रोफाइल होता है और कोई पढ़ाई लिखाई करके आर्टिस्ट भी बन सकता है। बहुत सारे आर्टिस्ट बच्चे होते हैं जो कि आर्ट आने के बावजूद भी उसको अपनी एक करियर की जर्नी के हिसाब से ना देख के वो सोचते हैं कि हाँ एक मेरी हॉबी है, मैं इसको भी करता रहूँगा, उसके अलावा मैं इंजीनियर बन जाता हूँ, डॉक्टर बन जाता हूँ, इस तरीके की चीज़ें। तो ये अवेयरनेस न तब थी और नहीं मुझे लगता है कि आज भी और सारे शहरों में या गाँव में ये अवेयरनेस है। बट लकीली मुझे मेरे भाग्य में आर्ट करना और आर्ट की जर्नी को कंटिन्यू करना लिखा था कि मुझे सर मिले और मुझे गाइड किया। फिर मैंने बैचलर में बनारस में एडमिशन लिया, काशी विद्यापीठ से मैंने बैचलर किया। और थ्रू आउट बैचलर उन्होंने मुझे पूरी तरीके से हेल्प की। और पर ये है कि बैचलर होते होते ही मेरी शादी तय कर दी मेरे घर वालों ने। जो कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थी। मैंने बोला कि अभी तो मेरी पढ़ने की एज है, अभी बैचलर में कितने साल की कम एज भी है, मैं अभी नहीं करना चाहती शादी। बट उन लोगों ने बोला नहीं, अच्छा लड़का है, आर्मी में है, उन्होंने तय किया कि आगे बढ़ने देगा, पढ़ने देंगे वो लोग, करके शादी हो गई मेरी। बैचलर फाइनल ईयर में आई वॉज मैरिड। कुठे झाले तुझं शिक्षण पूर्ण? फिर बैचलर मैंने वहाँ से किया और शादी के बाद मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग पुणे होने वाली थी। तो मैंने फैमिली को आगे कन्विंस किया कि मैं आगे की पढ़ाई मैं यूपी में ना पढ़ के महाराष्ट्र में, आर्ट की शिक्षा बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी मानी जाती है, जे में। हाँ जे स्कूल ऑफ आर्ट। तो मैंने ऐसी इच्छा जाहिर की अपनी फैमिली में कि मैं वहाँ जाके पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो मेरे परिवार वाले तैयार भी हो गए कि ठीक है मास्टर करने के लिए आप चली जाओ। और मैं मुंबई आ गई। मैं कुछ टाइम पुणे में भी रही थी। फिर वहाँ से मैं बॉम्बे में आके जे में एडमिशन लिया मास्टर के लिए। ओके। मास्टर करते करते ही फैमिली का प्रेशर आने लगा, क्योंकि मैं एक यूपी की फैमिली से हूँ। वहाँ पे शादी ब्याह बच्चा इन सब चीज़ों को बड़ा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, हर जगह ही दिया जाता है, लेकिन वहाँ में शादी हुई है तो बच्चा भी होना चाहिए। अभी मास्टर मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था तब तक फैमिली में सब लोग बच्चे हुए करके, और मैं इस बात से राज़ी भी हुई। और मास्टर करते करते आई गॉट प्रेग्नेंट। मास्टर फाइनल ईयर में थी तब मैं माँ बनने वाली हो गई। एंड आगे मैं आर्ट प्रैक्टिस करना चाह रही थी और मैं यहीं रहना चाह रही थी मुंबई में, क्योंकि मुझे मुंबई में लगा कि मेरी जर्नी आगे कंटिन्यू करना आसान होगा, क्योंकि एक माहौल चाहिए होता है आर्ट के लिए। आप एक माहौल में रहते हो आर्टिस्ट के, आर्ट के माहौल में बातचीत में, तो आपका आर्ट ग्रो हो रहा होता है उस तरीके से। तो मैं अब घर से ये प्रेशर आने लगा कि अब प्रेग्नेंट हूँ तो अब मैं घर चली जाऊँ, और मुझे था कि नहीं मुझे यहीं रह के प्रैक्टिस करनी है। तो स्ट्रगल मेरा एक्चुअली वहीं से शुरुआत हुआ, प्रेगनेंसी जब मैं प्रेग्नेंट। हाँ, मेन स्ट्रगल तब तक तो मुझे मेरे परिवार वालों ने पूरी सुविधा दी थी कि मैं एक अच्छे से फ्लैट में रह के मैं जे 2 साल आई गई, पढ़ी वहाँ पे। हाँ, खाना पीना हर चीज़ की कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं था। हाँ, फुल प्रोवाइड किया गया। लेकिन हाँ, आफ्टर मास्टर नो कोई भी रेडी नहीं था कि मैं बॉम्बे में रहूँ और आगे आर्ट प्रैक्टिस कंटिन्यू करूँ। ना ही मेरे ससुराल की फॅमिली से और ना ही मेरे मायके की फॅमिली से। तू म्हणालीस की तुझ्या सासरचे आणि माहेरचे दोन्ही सुद्धा तुला मुंबईत पाठवण्यासाठी रेडी नव्हते, पण तू म्हणालीस की तेव्हा तू प्रेग्नंट होतीस आणि आता तुला बाळ झालं होतं. सो मला वाटतं 1, 2 ते 3 महिन्यांचं असेल बाळ. हाँ,
2 ते 3 महिन्यांचं असेल. तर त्या छोट्याशा बाळाला तू मुंबईमध्ये घेऊन आलीस. हे खरंच कोणासाठी पण कठीण असणार आहे आणि एक सिंगल मदर म्हणून तू आलीस मुंबईमध्ये. तो स्ट्रगल तुझा कसा होता, ते कसं टॅकल केलंस? जब मैं मास्टर कर रही थी यहाँ पे, तो मास्टर अपनी फैमिली की मर्ज़ी से किया, तो मुझे फुल सपोर्ट मिला उसके लिए। मुझे घर मिला रहने के लिए और सर्वाइव करने के लिए पैसे मिले। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट थी, तभी सब लोग घर के बोले कि तुम घर आ जाओ, वहाँ पे बच्चा हो जाएगा तो बच्चे का ध्यान रखेंगे। पर मेरा ये था कि मैं एक बार घर पे जाके रह गई तो फिर मेरी जर्नी रुक जाएगी यहाँ पे और मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी इस तरीके का आर्ट। और इस वजह से वो जर्नी रुके ना, कंटिन्यू रह करके मैं बहुत इम्पेशेंट थी कि मुझे वहाँ रुकना ही नहीं है। और उस टाइम शायद घर वालों को भी ये बात बुरी लगी होगी, पर मैंने उस टाइम किसी की नहीं सुनी, मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे जाके बॉम्बे में रह के ही अपनी आर्ट जर्नी शुरू की। लेकिन मेरी फैमिली ने बोला कि अगर जो तुम बॉम्बे जा रही हो, आर्ट प्रैक्टिस के लिए जा रही हो, तो तुम अपना खर्चा खुद चलाओगी, हम लोग घर से कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा मेरे परिवार ने बोला। फिर जब आप पूरे सपोर्ट से फिर जीरो पे आ जाते हो और आपके पास कुछ नहीं होता है, तो 10 रुपया भी मतलब कहाँ से आएगा आप सोचो। अगर जो आपको बोल दिया जाए कि आपके पास देने वाला कोई भी नहीं है और आपको 10 रुपये की भी ज़रूरत है, तो आप किसी से या तो मांगो कि मुझे पैसे दे दो, नहीं तो कुछ करो। और एक छोटा बच्चा हाथ में लेके 3-4 महीने का, और सोचो कि क्या कर सकते हो। तो सबसे पहली डिफ़िकल्टीज तो यहीं से शुरू हो जाती है कि क्या करूं मैं। शुरुआत में मैंने बताया कि सर को आर्ट करते हुए देखा तो मैं टीचर बनना चाहती थी, पर वो नज़रिया जब मैं जे में आई तो वो पूरी तरीके से बदल गया। फिर मुझे टीचिंग नहीं करना था, फिर मुझे एक आर्टिस्ट बनना था और आर्ट प्रैक्टिस करना था मेरा रेगुलर, क्योंकि मुझे उसमें बहुत मज़ा आने लगा था और मुझे लगता था कि ये मेरी जर्नी है और मैं आगे कुछ कर सकती हूँ आर्ट फील्ड में। फिर अब जब आर्ट प्रैक्टिस के लिए मुझे ज़रूरत थी कि कोई सपोर्ट करे आफ्टर मास्टर। एक पूछती हूँ पर बीच में की तुमने बोला की तुझे टीचर नाही बनना था, पण तुला तुझ्यातलं आर्टिस्ट तू आहेस हे कधी कळलं होतं? म्हणजे तुला असं वाटलं की मी आर्टिस्ट आहे बाबा, माझ्यात कला आहे, ती मी हे करू शकते. तू बोललीस मगाशी की तू 12वीच्या पेपरला आर्ट करताना एका सरांना बघितलंस, पण तुला तुझ्यातला कलाकार कधी समजला? हाँ, तो ये पूरा माइंडसेट मेरा बैचलर करने तक मेरा माइंडसेट यही था कि मैं आर्ट टीचर बन जाऊंगी। लेकिन जब मैंने डिसीजन लिया कि मैं जे में आके पढ़ूंगी, और जब मैंने वहाँ पढ़ते पढ़ते रियलाइज़ किया कि नहीं, मेरी जर्नी सिर्फ आर्ट टीचर बनने तक की नहीं है, मैं आर्ट भी कर सकती हूँ। और मेरे अंदर वो बात है कि मैं आर्ट को कंटिन्यू प्रैक्टिस करके, मतलब क्योंकि आर्ट करना अपने आप में एक बहुत सेटिस्फाइड होने वाली बात है और मुझे उसी चीज़ में ही बहुत मज़ा आने लगा। एब्स्ट्रैक्ट करता ना तुम? हाँ, तब मेरा पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, तब मैं एक्सप्रेस करती थी अपने इंटरनल जो भावनाएं हैं उसको मैं एक्सप्रेस करती थी। उसमें फिगरेटिव भी होता था, काफ़ी एक्सप्रेसिव पेंटिंग था। फिर धीरे धीरे और उसमें भी मेरी ही जर्नी आती थी, जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस थे, मेरे रिलेशन विथ माय चाइल्ड, ये सब मेरे आर्ट में आता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अंदर से एक्सप्रेशन उस तरीके से निकलते गए और ज़्यादा एक एब्स्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ने लगा काम। म्हणजे तुमचा प्रवास सांगतानाच खूप तुमचा प्रवास ऐकतानाच खूप एक प्रेरणादायी आहे हे कळतंच आहे. पण एक सिच्युएशन अशी पण आली होती तुमच्या आयुष्यात की तुम्ही मुंबईत राहत होतात आणि तुमचं बाळ आतमध्ये अडकलं होतं, तुम्ही बाहेर कचरा टाकायला गेलात आणि लॅच लॉक झाला. तो एक खूप कठीण काळ होता, तुम्ही सांगितलं मला. आणि त्यावेळी तुमच्या मनात कोणती भीती चालू होती, त्या क्षणाला तुम्हाला काय भीती वाटली होती आणि तो सगळा प्रसंग नेमका काय होता? उस टाइम की बात है जब मैं मेरे बेटे के साथ पहला महीना होगा बॉम्बे में अकेले, सिर्फ मैं और वो, क्योंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो वो हम लोग को छोड़ के यहाँ पे फिर अपने ड्यूटी पे चले गए और मैं और देव साथ में रहते थे। तो देव को मैं उस टाइम मसाज कर रही थी, मसाज करते वक्त बेल बजी और कितवी महिन्याचा होता तो? वो 2 से 2.5 महीने का होगा। ओह! हाँ,
और तुम अकेली और थी? मैं अकेले थी, ना कोई मेड, ना मेरी फैमिली से, ना कोई मेरी माँ, ना ही मेरी सासू माँ, कोई भी नहीं था। मैं अपनी जिद पे अकेले ही बच्चे को लेके आ गई, और मैं और देव ही थे एक साथ। तो सम टाइम इट वॉज लाइक वेरी डिफ़िकल्ट कि समझ पाना कि अगर जो बच्चा है तो उसको मतलब कुछ करना भी है तो उसको कहीं रख के कैसे वो काम किया जाए, बहुत डिफ़िकल्ट था। पर कई बार मैं जब वो सोता था तभी हर काम को करती थी। मार्केट भी जाना है तो उसको लेके जाना है, नीचे भी कुछ सामान लेना है तो भी उसको लेके जाना है। और कहीं भी मतलब आप किसी पे भी छोड़ ही नहीं सकते, कोई भी नहीं था मेरे अलावा। तो ऐसे मेरा कम से कम 6-7 महीने तक ऐसे ही मेरी लाइफ चली कि सिर्फ मैं और वो थे। और उस सिचुएशन में जो तुमने बोला कि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि अब मैं मसाज कर रही थी और बेल बजा कचरे के लिए, कचरा वाला? हाँ, कचरे वाले के लिए। तो मैं किसी को दे तो नहीं सकती थी कि मतलब, तो देव को पेट के बल ऐसे लिटा दिया, और लिटाने के बाद मैं सोची कि बाहर कचरा डाल के आ जाऊंगी तुरंत। लेकिन मैं बाहर गई और दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक वाला होता है बॉम्बे में, ज़्यादातर आपने देखा होगा। तो मैं अंदर से वो लॉक लगाना भूल गई, एंड मैं कचरा लेके बाहर ही चली गई, और टक से हवा बजी और दरवाज़ा लग गया। बाप रे। अब देव अंदर बंद और मैं बिना चाबी के बाहर। तो वो सिचुएशन में इट वाज रियली डिफ़िकल्ट। और वो अंदर से मुझे आवाज़ आ रही है कि मतलब थोड़े टाइम तक तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आई, क्योंकि उतना वो पेट के बल रह के खेल भी लेता था। और पर बाद में उसके रोने की आवाज़ आने शुरू हो गई, और मैं परेशान हो रही। तो अर्ली मॉर्निंग था, 7 o'clock, बाहर में और कोई जगह भी नहीं था। फिर उसके बाद मतलब रिक्वेस्ट किया, फिर लोगों को कॉल किया, जो भी हाँ अवेलेबल। हाँ, फ़ोन मेरे पास नहीं था। फ़ोन में बगल में लोगों को जगाई और उनसे बोली कि मतलब चाबी वाले को बुला दो किसी को। फिर कचरा वाला जो था उसी से हेल्प लिया कि दरवाज़ा बंद हो गया है, तो आप मुझे कुछ हेल्प करो, मेरे से चाबी आणि तो है मुंबईचे नहीं। लोक तर खूप छानच असतात, मदतीला लगेच धावतात. फिर उन्होंने मुझे मदद किया और दरवाज़ा तोड़ा, एंड वो बहुत पेनफुल सिचुएशन था मेरे लिए। अकेले, एकदम अकेले होना, मतलब मुझे लगता है कि बड़े बुजुर्ग का सिर्फ होना ही बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। मतलब अगर जो वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, आपको हेल्प, सिर्फ बैठे हुए हैं, तो एटलीस्ट आप अपना बच्चा रख सकते हो उसके पास। तो मुझे लगता है कि जो बड़े बुजुर्ग हमारे साथ रहते हैं तो हमें उनका हमेशा रिगार्ड्स करना चाहिए। साथ रहना भी कितना मायने रखता है। वो भी मेरे पास वो साथ नहीं था, इसलिए मुझे रियलाइजेशन होता है कि अपने लोगों का होना कितना इम्पॉर्टंट है आपकी लाईफ में. येस. आणि आई पण किती भारी असते. आपण आपल्या हिरकणीच्या गोष्टीतून सुद्धा ऐकल्या. आमच्या मराठीमध्ये, आपल्या महाराष्ट्राच्या एका मराठी मातीतली गोष्ट आहे हिरकणी म्हणून, आणि त्यामध्ये सुद्धा मातृत्वाची खूप सुंदर कहाणी आहे. तिचं बाळ घरी राहतं आणि ती दूध पोचवायला म्हणून किल्ल्यावर जाते. किल्ल्यावरनं किल्ल्याचे दरवाजे 6 वाजता बंद होतात, आणि मग दारं बंद झाल्यानंतर माझं बाळ एकटं आहे म्हणून ती खूप कासावीस झालेली असते, आणि ती घरी पोचण्यासाठी तिचा स्ट्रगल आमच्या अख्ख्या महाराष्ट्राला माहिती आहे. सो तुझी ती कहाणी ऐकल्यानंतर मला 2 मिनिटासाठी आपल्या हिरकणीची कहाणी आठवली. प्रत्येक आई ही आपल्या मुलासाठी स्पेशल, आणि मुलासाठी आपली आई स्पेशल. हे नातं खूप असतं जवळचं, आणि तुझा स्ट्रगल ऐकून मला खरंच धन्य आहेस तू, असंच म्हणावंसं वाटतंय. याचबरोबर तुला मुंबईने खूप काही दिलं असं तू मला सांगत होतीस. सो मुंबई तुझ्यासाठी किती स्पेशल आहे, मराठी लोक तुझ्यासाठी किती स्पेशल आहेत, हे सांगशील? एक्चुअल मुंबई का एक्सपीरियंस तो मुझे चौल में जाने के बाद मिला. मेरा जो पहला 5-6 महीना था वो तो मुझे फ्लैट में ही बीता, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही उसका किराया पे था. एंड तब तक घर में मैं आ गई थी, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था, और वो चाह रहे थे कि बिना सपोर्ट के मैं वापस आ जाऊं. और मैं गई भी 2-4 महीने के लिए मैं चली गई. मेरे बड़े भाई की शादी थी, मैं वहाँ गई, और वहाँ जाने के बाद काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि मैं जाना चाहती हूँ, बट नहीं रेडी थे. और रेडी थे इस शर्त पे कि जा रही हो बॉम्बे तो तुम कुछ करो, वहाँ पे कुछ कमाओ तब रहो. मतलब आर्ट प्रैक्टिस क्या होती है, मतलब आर्ट से तुमको क्या मिल रहा है. एंड आर्ट में पेंटिंग ऐसे है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर कर रहे हो, लेकिन ये नहीं है कि आपकी शुरुआती दिनों में आपका काम बिकने लगता है. तो उस सिचुएशन में मैं घर गई, और
वहाँ पे मुझे एक मौसी मिली जो अंधेरी के चौल में रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम अगर जो बॉम्बे आना चाहती हो और खुद से आना है, तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं है, तो वहाँ सरवाइव करना थोड़ा आसान है क्योंकि वहाँ किराया कम लगेगा। और हाँ, चौल में हाँ किराया कम लगेगा और तुम खुद से सब चीज़ें मैनेज कर सकती हो। एंड तब मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं आके इस बार चौल में रहूँगी। और मौसी मेरी रहती है तो शायद उनका भी सपोर्ट मुझे देव को पालने में मिल जाएगा। ऐसा करके मैं चौल में आई। और कभी मुझे एक्सपीरियंस नहीं था चौल का और मुझे लगा भी नहीं था कि मैं सरवाइव कर लूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल डे था वो मुझे चौल में ही था। आज के डेट में भी बहुत असुविधा थी, इतनी असुविधा थी कि कभी कभी तो मतलब मैं रोने भी लगती थी कि कौन सी ज़िंदगी, क्यों ऐसी ज़िंदगी जी रही हूँ, मुझे ऐसा सब एक्सपीरियंस क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि लेकिन मन बहुत खुश था मेरा वहाँ पे, लोग इतने अच्छे थे। जैसे बोला तुमने मराठी लोगों का सपोर्ट कैसा था, बॉम्बे का, एक्चुअल बॉम्बे आपको उस जगह पे पता चलता है। वहाँ पे चौल में मेरा 5 इयर्स बीते और मुझे लगता है कि मेरे देव का बेटे का बचपन जितना खुशहाल बीता है, मुझे नहीं लगता है कि वो किसी एक घर में बीता होगा, क्योंकि उसके लिए एक परिवार नहीं, कम से कम 50 परिवार थे। और वो किसी के भी घर में जाके खा पी सकता था, किसी के घर में जाके रह सकता था। ये फ्रीडम होती है चौल में। मतलब उसका डायलॉग था, किसी के घर से भी अच्छी खुशबू आती थी, आज बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है और उसको खाना रेडी मिल जाता था। क्या बात है। तो वो प्यार हम लोगों को मिला। कंजेस्टेड होता है, मराठी लोग थे वहाँ पे? बहुत सारे मराठी लोग ही थे। कौन सा डिश फेवरेट था फिर चौल में? हाँ, पुरन पोली कोई भी फेस्टिवल होता था तो पुरन पोली और मोदक हमें बहुत पसंद था। देव को खास तौर से मोदक बहुत पसंद था। और देव वहाँ का सबका लाडला बच्चा था। मतलब सारे लोग सब देव को जानते थे। देव कुछ बनता था किसी के घर में तो स्पेशल देव के लिए भी डिश रखते थे। वो छोटा था, क्यूट था और सबसे बड़े प्यार से रहता था, लोग भी उसे बहुत प्यार करते थे और मुझे भी वो प्यार मिला। और मैं भी जब तक वहाँ रही, वहाँ के लोगों के, उनके बच्चे को ये पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई में गाइडेंस करना, ये सारी चीज़ें मैं किया करती थी उनको। और 5 इयर्स के बाद देव थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर मैं अंधेरी से शिफ्ट हो गई, मैं विरार चली गई। तब तक मैंने सोलो शो कर लिया था जहांगीर आर्ट गैलरी में। हाँ, और मैं 2 इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई हूँ। मेरा पहला स्कूल था रीम्स इंटरनेशनल स्कूल जो कि जुहू में था और मुझे सीड्स से जुहू जाना बहुत इजी था। एंड बाद में 2 साल के बाद जब मुझे सोलो शो ऑफर हुआ तब मैंने वो जॉब छोड़ दिया क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था वो शो के लिए, आर्ट वर्क करने के लिए। आर्ट वर्क तो रेगुलर मेरा चल रहा होता है, बट सोलो शो एक्स्ट्रा अटेंशन मांगता है क्योंकि शोज़ एक शादी के जैसा होता है, उसके लिए इतनी प्लानिंग करनी पड़ती है। तो मैंने वो जॉब छोड़ा वहाँ से और फिर उसके बाद शो किया और शो करने के बाद मुझे एक और जॉब ऑफर आ गया जो हीरानंदानी इंटरनेशनल स्कूल में था। वाओ। तो 3 साल मैंने हीरानंदानी इंटरनेशनल स्कूल में जॉब किया एंड चौल में रहते रहते दोनों स्कूलों में जॉब किया मैंने। मुझे नहीं लगता था कि लोगों को पता होगा कि मैं चौल में रह के वहाँ स्कूल में आती हूँ पढ़ाने के लिए। हाँ, क्योंकि लाइफस्टाइल तो मेरा पढ़ी लिखी थी, सब अच्छा ही था, बस एक रहना था कि मेरे बेटे को सपोर्ट मिल सके लोगों का और फायनान्शियल। येस। पण ह्या सगळ्यामध्ये तुझं सक्सेस स्टोरी कधी सुरू झाली, म्हणजे तुझी सक्सेसला किक कधी बसला? मुझे लगता है कि एक फ्रीडम के साथ जब आप खुद सरवाइव करना शुरू कर देते हो, चाहे वो छोटा काम हो चाहे वो बड़ा काम हो, उसी टाइम से आप सक्सेसफुल महसूस करना शुरू कर देते हो। सो स्ट्रगल के साथ साथ सक्सेस साथ ही साथ मुझे महसूस होना स्टार्ट हो गया जब मैंने फर्स्ट ईयर जब मैंने जॉब ज्वाइन किया, अर्न किया पैसा और खुद से अपनी ज़िंदगी खुद के तरीके से रहने लगी। नॅशनल लेवल से अवॉर्ड्स जिंकलेस। हाँ, उसके बाद मेरी प्रैक्टिस जारी रही। फिर मुझे कैमलिन का अवार्ड तो मुझे जब मैं जेजे में थी, पढ़ाई कर रही थी, तभी मिल गया था। और उसके बाद साउथ सेंटर जोन का अवार्ड मिला मुझे, जॉब करते करते मिला था 2016 में। साउथ सेंटर जोन नेशनल लेवल अवार्ड है।
फिर 2019 में मुझे मिला था आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गोल्ड मेडल मिला था, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है वो। फिर मुझे आईफेक्स का अवार्ड मिला, वो भी बेस्ट अवार्ड, जो आईफेक्स का फर्स्ट अवार्ड होता है वो मुझे मिला 2023 या 4 में मिला। तो मेरी आर्ट जर्नी हमेशा कंटिन्यू रही और मैं पार्टिसिपेट करती रही हर जगह एग्जीबिशन में, और वो सब चीज़ें कंटिन्यू रही। 2017-18 में मैं विरार शिफ्ट हो गई। मैंने वहाँ पे एक बड़ा सा स्टूडियो ले लिया रेंट पे, और वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करती थी और वहीं रहने लगी, बिकॉज़ मुझे जूनियर फेलोशिप मिला, जिसकी वजह से मुझे एक टाइम आया कि मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे आर्ट टीचिंग छोड़ के पूरी फोकस मुझे आर्ट प्रैक्टिस पे करना चाहिए, पेंटिंग पे करना चाहिए, जो कि मैंने शुरुआत किया और मैंने वहीं पे आर्ट टीचिंग स्टॉप की। ओके. हां. पण ह्या सक्सेसमध्येच एक काळ असाही आला होता की तुझा अपघात झाला, ॲक्सिडेंट झाला आणि तुझ्या हातालाच लागलं. जिथे हात पेंटिंग करतात ते हात तुझे 2020 में तुझा आई ॲक्सिडेंट. मेट विथ एक्सीडेंट, येस. बट एक्सीडेंट मुझे कभी भी स्ट्रगल जैसा नहीं लगता है। दैट लुक्स लाइक पार्ट ऑफ माय लाइफ, रियली आई एम टेलिंग यू। बेड मुझे लगता रेस्टवर है होतीस कि ना पण 2 महिने. हाँ, 2 महीना बेड रेस्ट पे थी। बेड रेस्ट पे क्या थी, मुझे एक आर्ट कैंप ऑफर हुआ था ग्वालियर ITM ग्लोबल स्कूल, उनके फाउंडर हैं रामाशंकर जी। तो वहाँ पे मनीष कुस्कले करके आर्टिस्ट हैं, उन्होंने एक आर्ट कैंप यंग आर्टिस्ट का क्यूरेट किया था। मैं उसी सिचुएशन में वैसे ही चली गई व्हील चेयर पे। ओह. मेरा एक मराठी फ्रेंड है योगेश मुरकुटे है, वो देखो बोलते हैं, मेरे तो जितने भी सपोर्टर रहे हैं महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी फ्रेंड ही रहे हैं। मतलब कौन लोग कौन बोलते है? हैं नाम कि बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ. एक तो मेरे सामने बैठी है साइली कोलगेकर, हाँ. हु इज अ पार्टनर इन क्राइम, आई कैन से। ओके. और नीलेश वेडे, योगेश मुरकुटे, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जिनके सपोर्ट हमेशा मुझे मिलती रही है। तो उस ते पण कैंप में आर्टिस्ट आहेत. हाँ, दे आर ऑल्सो वेरी गुड आर्टिस्ट। इवन नीलेश वेडे को नेशनल अवार्ड भी मिला। एंड बेस्ट थिंग इज़ दैट कि मेरे साथ साथ मेरे सारे आर्टिस्ट फ्रेंड भी वैसे ही ग्रो हो रहे हैं, मेरे से बेहतर ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जर्नी के साथ साथ मेरे दोस्तों की भी जर्नी अच्छी चल रही है। तर तू आता म्हणालीस की तुला तुझ्या मित्रांनी पण छान सपोर्ट केलं तुझ्या त्या अपघाताच्या सिच्युएशनमध्ये. याचबरोबर एक मराठमोळी स्वीटा मी तुला म्हणेन, खूप छान मराठी बोलतेस तू आणि याचबरोबर मालवणी सुद्धा बोलतेस. हो. सो झलक दाखव ना आमच्या प्रेक्षकांना. हां, मला पुरणपोळी खूप आवडत. जय महाराष्ट्र. अजून छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. किती सुंदर आणि किती छान. आणि मालवणीमध्ये काय येतं तुला बोलता? काय गो. काय गो, काय गो. काय गो, हां. काय गो, वा. काय गो. काय गो. वाव. चांगलं बोलते म्हणजे थोडं थोडं. हो, अजून थोडा थोडा येतं ना तुला थोडं थोडं? थोडा कळत, फुल मराठी कळत, कळतं. बट बोलायच्या प्रयत्न करते. प्रयत्न करतो. वाव. कळत कळत तिला कळत. ओके, नाईस. पण तुझं लोकमत सोबत एक खूप खास नातं आहे. ते नातं काय आहे ते सांगशील आमच्या प्रेक्षकांना? यस, लोकमत के साथ मेरा है अच्छा नाता, क्योंकि मैंने 5 दिन लोकमत फैमिली के साथ मैंने स्पेंड किया हुआ है। आर्ट कैंप के लिए इनवाइटेड थी मैं 2018 में, आई थिंक ताड़ोबा में विजय दर्डा जी ने एक कैंप का प्रबंध किया था, जिसमें इंडिया के सारे सीनियर आर्टिस्टों को इनवाइट किया था। सारे नहीं, मतलब कुछ सेलेक्टेड आर्टिस्टों को इनवाइटेड किया था, जिसमें से मैं सबसे यंग आर्टिस्ट थी वहाँ पे। वाव. यस, एंड मैं उनके घर भी गई हूँ। वहाँ सारे आर्टिस्ट पहले घर गए थे, घर से शुरुआत किया। वहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा लंच कराया था उन्होंने। जो उनकी वाइफ की स्मृति में जो पार्क बना हुआ है, हम लोगों को वो भी दिखाए थे वो। वाव. तो एक प्रॉपर एक उनकी घर का और उनके सराउंडिंग का एक फिरवलं होतं. हाँ
फिर ऑल होतं. क्या बात आहे. सो खूप छान आणि लोकमत सोबत तुझं खूप छान नातं आहे. याचबरोबर आता जाता जाता आपला इंटरव्ह्यू संपवायच्या आधी एक प्रश्न तुला असा विचारते. काही महिला अशा असतात ज्या तुझ्यासारख्या जिद्दी असतात, पण काही महिला स्वप्न घेऊन येतात पण त्यांच्यात जिद्द नसते की ठीक आहे, नाही होत आहे, आपण सोडूया, जसं लाईफ होत आहे तसं होऊन जाऊ दे. मग त्या महिलांना तुला काय मेसेज द्यायचा आहे की स्वतःला घडवण्यासाठी त्यांनी किती प्रयत्न केले पाहिजे? एक मेसेज द्यायचा असेल कसा देशील? मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. सिर्फ आपको मेहनत करनी है और लगे रहना है. और आपको एनालाइज भी करना है खुद को कि एक्चुअल कर रहे हो इतना मेहनत या नहीं कर रहे हो. बहुत मेहनत करो और खूप खुश रहो हर सिच्युएशन में. थँक्यू सो मच. तू इथे आलीस आणि खास दिल्लीवरनं तू आज आलेली आहेस लोकमत सखीच्या या सुपर सखी मुलाखतीसाठी, आणि त्यासाठी तुला थँक्यू. तुझी ही स्टोरी ऐकून आमच्या सगळ्या सखी खूप इन्स्पायर होणार आहेत आणि तुला खूप खूप शुभेच्छा. तुझे नॅशनल अवॉर्ड झालेले आहेत, आता तुला इंटरनॅशनल अवॉर्ड घेताना आम्हाला लवकरच बघायचं आहे. अशा तुला लोकमत सखीकडनं शुभेच्छा आणि अशा माझ्याकडनंही तुला शुभेच्छा. थँक्यू सो मच आणि तुला तुझ्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. थैंक यू सो मच सायली. थैंक यू लोकमत अगेन मेरी जर्नी को सुनने के लिए. थैंक यू. थँक्यू सो मच. थैंक यू.